हमारा आज का लेक्चर कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम से रिलेटेड ही है और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ और टेक्निक्स को भी देखेंगे कि किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स को वेरिएबल्स, डोमेन्स और कंस्ट्रेंट इन तीन चीज़ों की मदद से डिफ़ाइन किया था। और कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमने देखा कि वो इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं और एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं और इनके अंदर हम या तो सिर्फ एक ही नोड के ऊपर कंस्ट्रेंट लगा रहे होंगे यानी उनको यूनिटरी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, या वो कोई से दो नोड्स के दरमियान होंगे जिनको हम बाइनरी कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, या वो दो से ज़्यादा नोड्स के दरमियान भी हो सकते हैं। कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स के अंदर हमारा जो गोल है वो एक सोल्यूशन को फाइंड करना है जो कि तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब इसके अंदर हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमें सारे सोल्यूशन मिल जाएं अगर वो एक से ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, या हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है वो मिल जाए। ये भी हो सकता है कि इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर हमारा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। तो जो पहली टेक्निक हमने देखी थी इनको सॉल्व करने की वो बैक ट्रैकिंग सर्च थी। ये एक्चुअली डेप्थ फर्स्ट सर्च ही की एक एक्सटेंशन है जिसके अंदर हम ट्री की सिर्फ एक ब्रांच में डेप्थ वाइज सर्च करते हैं और अगर हम हर असाइनमेंट के ऊपर जो है वो हम चेक करते हैं कि क्या हमारा कोई कंस्ट्रेंट ब्रेक तो नहीं हो रहा। अगर तो वो ब्रेक नहीं हो रहा तब हम अपनी ट्री की डेप्थ में चले जाते हैं, अदरवाइज हम बैक ट्रैक करके दूसरी ट्री की दूसरी जानिब चले जाते हैं। तो इस एल्गोरिथम को अगर देखें तो इस एल्गोरिथम के अंदर हम सिंपली अगर तो हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है तो हम सिंपली वो रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज हम एक अनअसाइंड वेरिएबल चूज़ करते हैं जो कि मैप कलरिंग प्रॉब्लम के अंदर कोई एक स्टेट हो सकती है जिसको भी हमने कलर नहीं असाइन किया, और हम स्टेट के अंदर जो डोमेन के अंदर कलर मौजूद हैं उन सबको बारी बारी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या अगर हम ये कलर असाइन करें तो ये जो कंस्ट्रेंट है ये फॉलो होगा। अगर तो हमारी ये असाइनमेंट जो है वो कोई कंस्ट्रेंट ब्रेक नहीं करती तो हम सिंपली इस असाइनमेंट को मार्क कर देते हैं और उसके बाद अगली स्टेट पे चले जाते हैं। और अगर हमारी इस दौरान में अगर कोई चीज़ जो है वो स्टेट जो है वो कंस्ट्रेंट ब्रेक कर जाए तो फिर हम इसको फेलियर कंसीडर करके ट्री की दूसरी ब्रांच में चले जाते हैं। अब जब बैक ट्रैकिंग के हमने उसके ड्रॉबैक्स देखे तो उसमें सबसे बड़ा ये था कि जो जितने भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम है वो आमतौर पे NP हार्ड होते हैं। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि कोई एफिशिएंट एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करता सिवाय ब्रूट फोर्स के, यानी आप यहाँ तो वन बाय वन वो सारे के सारे ट्री को सर्च करें ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की मदद से, और जैसे जैसे आपको सोल्यूशन मिले आप उसको डिक्लेयर कर दें, गोल स्टेट डिक्लेयर कर दें, लेकिन आमतौर पे आपको इतनी जल्दी उनका सोल्यूशन नहीं मिलता। तो फिर हमें इस बैक ट्रैकिंग के अंदर कुछ और चीज़ों का भी इजाफा करना पड़ता है। उनमें से एक फ़िल्टरिंग के मेथड्स हैं कि इसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा सा अर्ली अपने फेलियर को डिटेक्ट कर लें, यानी अगर हमें एक दो मूव्स के बाद ही पता लग जाए, एक दो स्टेट्स को विज़िट करने के बाद ही हमें पता लग जाए कि हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो हम वहीं से वापस आ जाएं। इसके बाद दूसरा मेथड हमने देखा ऑर्डरिंग का मेथड था, जिसके अंदर हमने ये देखा कि अगर हम ये डिसाइड करें जब हमारे पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स अनअसाइंड हैं तो हमें उनमें से कौन से वेरिएबल को पहले चूज़ करना चाहिए। उसके बाद अगर हमने एक वेरिएबल को चूज़ कर लिया है तो उसकी डोमेन में मौजूद जो वैल्यूज़ हैं उनमें से कौन सी वैल्यू जो है उसको हम असाइन करें। तो ये ऑर्डरिंग के मेथड और फिल्टरिंग के मेथड जो हैं इन दोनों को हमने कंबाइन करके देखा कि हम काफ़ी हद तक जो है वो ये जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स हैं इनको ज़्यादा बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल ये मेथड फेल हो सकते हैं, हो सकता है कि ये कोई सोल्यूशन हमें फाइंड ना करके दें, लेकिन ये जो नॉर्मल हमारी नाइव सर्च है या बैक ट्रैकिंग सर्च है ये उससे काफ़ी बेहतर हमें परफॉर्मेंस दे देते हैं। इसके बाद हमने एक तीसरा जो हमने इफेक्ट बात की कि अगर हमारे पास अपने CSP के अंदर कोई एक स्ट्रक्चर, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मौजूद हो तो हम उसको भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये चीज़ हम आज के लेक्चर में डिटेल में देखेंगे। हमारी ये तीन टेक्निक्स फिल्टरिंग, ऑर्डरिंग और स्ट्रक्चर ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक नहीं है। हम किसी भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम के अंदर इन टेक्निक्स की मदद से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो एक स्केजुलिंग का प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैप कलरिंग का प्रॉब्लम हो या कोई और कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम, तो हम उनके अंदर भी इस फिल्टरिंग, ऑर्डरिंग और स्ट्रक्चर इन तीनों टेक्निक्स का
जो है वो इस्तेमाल करके अपना सोल्यूशन या गोल जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आर्क कंसिस्टेंसी का एल्गोरिथम AC3 एल्गोरिथम देखा। उस एल्गोरिथम के अंदर हम जैसे ही किसी एक स्टेट को कलर असाइन करते थे तो साथ ही हम उसके एडजेसेंट जितनी भी नेबरिंग स्टेट है उनसे एक आर्क ड्रा करके उसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते थे, और उसकी टेल में से जो आर्क की टेल होती थी उसमें से हम कुछ डोमेन वैल्यूज़ को रिमूव कर देते थे ताकि हमारी वो आर्क कंसिस्टेंट हो जाए। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने अपने जो ऑस्ट्रेलिया का मैप हम जिसको कलर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसके अंदर WA और Q इन दो जो स्टेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, इनको हमने इनिशली कलर असाइन कर दिया, और साथ ही हमने अपना ये प्रोपिगेट भी कर दिया कि हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी डोमेन वैल्यूज़ जो हैं वो मॉडिफाई हो जाएं। अब हम देखते हैं कि आर्क कंसिस्टेंसी का एल्गोरिथम किस तरह से काम करेगा। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं, लेकिन इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। इस मैप के अंदर हम विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स ये दोनों एडजेसेंट हैं। हम इन दोनों के दरमियान आर्क ड्रा करते हैं जो कि डायरेक्टेड है, यानी V स्टेट से NSW की तरफ, और हम ये देखते हैं कि क्या ये आर्क हमारा कंसिस्टेंट है। आर्क कंसिस्टेंसी का जो हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी वो ये थी कि हम अपनी जो टेल है उसके अंदर 1 बाय 1 उसकी तमाम वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, 1 बाय 1 इन तमाम वैल्यूज़ को असाइन करके देखते हैं कि क्या हमारी हेड वाली तरफ कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या कोई ऑप्शन ऐसी मौजूद है जो कि हमें अलाउ करे कि हम टेल पे ये वाला कलर जो है वो असाइन कर दें। तो अगर हम यहाँ पे ब्लू कलर असाइन करते हैं तो क्या इसके हेड में ऐसी कोई ऑप्शन है जो इसको ब्लू को जस्टिफाई कर दे और हमारा कंस्ट्रेंट भी ब्रेक ना हो कि यहाँ पे ब्लू दूसरे हेड पे भी ब्लू ना आए। तो डेफिनेटली हमारे पास रेड कलर मौजूद है। तो अगर हम V को फ्यूचर में जाकर जो है वो ब्लू कलर असाइन कर दें तो NSW जो है वो अपने पास जो उसके पास रेड कलर है वो असाइन करके कंस्ट्रेंट को वैलिडेट कर देगा। तो हमारी ये आर्क जो है वो कंसिस्टेंट है ब्लू कलर के साथ। अब हम देखते हैं कि क्या ग्रीन के साथ ही कंसिस्टेंट है। तो जी हाँ, ग्रीन के मुकाबले में उसके पास 2 कलर हैं, वो कोई भी जो है वो असाइन कर सकता है। क्या अगर हम इस V को रेड कलर असाइन कर दें तो क्या उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन मौजूद है हेड में जो कि इसको जो है वो कंस्ट्रेंट को फॉलो करे। तो जी हाँ, उसके पास ब्लू कलर मौजूद है, तो वो अपने आप को ब्लू कलर असाइन करके इस टेल वाले कलर को जस्टिफाई कर देगा। तो हमारा ये आर्क कंसिस्टेंट है। अब हम देखते हैं कि SA से NSW की तरफ, अब SA और NSW दोनों नेबर हैं, तो अब हम देखते हैं कि SA से NSW की तरफ अगर हम आर्क ड्रा करें तो क्या वो कंसिस्टेंट है। तो हमने SA के अंदर देखा कि सिर्फ एक ही कलर हमारी इस डोमेन में अभी प्रेजेंट है जो कि ब्लू है, तो हम इसको सिर्फ ब्लू कलर ही असाइन कर सकते हैं। तो अब जब हम इसके हेड की तरफ बात करेंगे तो जो NSW है उसके पास 2 कलर मौजूद हैं, ब्लू और रेड। तो डेफिनेटली वो ब्लू चूज़ नहीं करेगा क्योंकि वो अदरवाइज़ ये कंसिस्टेंट नहीं रहेगी आर्क, वो रेड कलर को असाइन कर लेगा। तो इस तरह से वो बच जाएगा और ये आर्क कंसिस्टेंट कंसीडर हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी की डायरेक्शन को चेंज करें, क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी कंस्ट्रेंट ग्राफ्स होते हैं ये दोनों डायरेक्शंस के अंदर हम इनके आर्क्स को चेक करते हैं। तो अब हमने उसी आर्क की तरह डायरेक्शन चेंज करके देखा है कि क्या कोई फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम NSW को रेड कलर असाइन कर दें तो हेड के अंदर ब्लू कलर मौजूद है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ब्लू कलर असाइन कर देंगे तो वो हमारा कंस्ट्रेंट जो है वो फ्यूचर में जाके वो वायलेट हो सकता है। तो हम अपने इस टेल से उस ब्लू कलर को डिलीट कर देते हैं। तो अब हमने उस ब्लू कलर को हमने NSW की डोमेन से हमने रिमूव कर दिया ताकि हमारी ये आर्क कंसिस्टेंट हो जाए। लेकिन अब देखिएगा कि कुछ देर पहले हमने V और NSW की आर्क को कंसिस्टेंट कहा था क्योंकि वो उसके पास NSW के पास उस वक्त 2 कलर थे, लेकिन अब उसके पास सिर्फ रेड कलर मौजूद है। तो अब हमें इस आर्क को दोबारा से रिविजिट करना पड़ रहा है। यानी अगर हम AC3 एल्गोरिथम के अंदर अगर हम किसी एक टेल को, किसी एक आर्क की टेल को हम मॉडिफाई करते हैं तो फिर हमें वंस अगेन उस स्टेट के नेबरिंग जितने भी स्टेट्स हैं उन सबसे वो जो आर्क हमें दोबारा से ड्रा करके उनकी कंसिस्टेंसी को चेक करना पड़ता है। तो अब हम दोबारा से इस V से NSW की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो अब अगर आप देखें ब्लू कलर है तो NSW के पास सिर्फ एक रेड कलर है, तो दोनों का कलर डिफरेंट है, कोई कंस्ट्रेंट ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये ब्लू कलर के साथ ठीक है। हम ग्रीन कलर असाइन करें V को तो NSW के पास रेड है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। लेकिन अगर हम V को रेड असाइन कर दें तो NSW के पास और कोई चॉइस नहीं है, तब हमारी ये आर्क जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती।
अब हमने अपनी इस आर्क को कंसिस्टेंट बनाने के लिए V में से रेड कलर को हमने डिलीट कर देना है ताकि हमारी ये आर्क जो है ये कंसिस्टेंट हो जाए। तो अब हमारी ये आर्क जो है वो कंसिस्टेंट हो चुकी है। अब हम SA और NT को देखते हैं। SA और NT दोनों नेबर हैं, तो हम इनके दरमियान एक आर्क ड्रा करके देखते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट है। तो डेफिनेटली हमारे पास SA के अंदर ब्लू कलर है और NT के पास भी डोमेन में एक ही ब्लू कलर मौजूद है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं है। और अब हम अगर इस SA में से इस ब्लू जो कलर है इसको हम रिमूव कर दें, तो हमारी ये जो आर्क है ये अब कंसिस्टेंट तो बन गई है, लेकिन SA के पास अपनी डोमेन में कोई कलर नहीं बचा। तो अब हमने यहाँ पर एक फेलियर डिटेक्ट कर लिया। AC3 एल्गोरिथम ने देखा कि इस एक वेरिएबल के अंदर कोई डोमेन में वैल्यू ही नहीं है, तो उसने फिर फेलियर को डिटेक्ट करके बता दिया कि हमारी ये कलरिंग स्कीम जो है ये फेल हो जाएगी। तो अब ये बैक ट्रैक करके वापस आएगा और Q को कोई और कलर असाइन करेगा। तो और कंसिस्टेंसी जो है ये फॉरवर्ड चेकिंग से इस लिहाज से बेहतर है कि हम इसमें जल्दी अपना फेलियर जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इस एल्गोरिथम की ख़ास बात यह है कि जैसे ही हम किसी एक वेरिएबल की डोमेन को हम रिमूव करते हैं, उसकी डोमेन में से कोई कलर रिमूव करते हैं ताकि हमारी आर्क कंसिस्टेंट हो, तो हमें उस स्टेट के नेबरिंग तमाम स्टेट से दोबारा आर्क्स ड्रा करके उनकी वैलिडिटी को चेक करना पड़ता है। और ये काम हम हर बार जैसे ही हम एक स्टेट को कलर असाइन करेंगे, उसके बाद हम ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। फिर उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है, कंसिस्टेंट बन जाती है और वो उस कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम दूसरी स्टेट को कलर असाइन करके दोबारा से सारी कैलकुलेशंस करते हैं। फिर तीसरी स्टेट को कलर असाइन करके ये सारा काम दोबारा बार बार रिपीट करते हैं। तो ये काफ़ी कंप्यूटेशनली जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। अब ये ऑल्दो कि हमारा फॉरवर्ड चेकिंग से तो काफ़ी बेहतर एल्गोरिथम है, लेकिन स्टिल इसकी भी अपनी लिमिटेशन है, क्योंकि ये जो दो नोड्स हैं उनके दरमियान कंस्ट्रेंट्स को देख रहा होता है एक वक्त में, तो ये आमतौर पे कुछ चीज़ों को मिस कर जाता है। जैसे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्जांपल देखी थी कि हमारे पास फ़र्ज़ करेंगे ये तीन कोई से नोड्स मौजूद हैं, इनके अंदर हमने इन तीनों आर्क्स के ऊपर जब AC3 लगाया तो उसने इन तीनों को कंसिस्टेंट कहा। क्यों? क्योंकि हेड और टेल के दरमियान ऐसी ऑप्शन मौजूद थी कि वो कंस्ट्रेंट को फुलफ़िल कर दें। लेकिन हम देखें कि इनके पास तीनों के पास डोमेन के अंदर सिर्फ 2 कलर्स हैं, ब्लू और रेड। आप अगर फ़र्ज़ कर लें कि ये नोड अपने आप को ब्लू कलर असाइन कर लेता है, तो ये कंस्ट्रेंट को फुलफ़िल करने के लिए रेड असाइन कर लेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब हम इस नोड के ऊपर कौन सा कलर असाइन करें। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको AC3 एल्गोरिथम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। और कंसिस्टेंसी को जब हम इन्फोर्स करते हैं तो या तो हमारे पास एक सोल्यूशन बचता है, या हमारे पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन बच सकते हैं, या हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता। यानी हम किसी ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं जहाँ पे हमारे किसी एक वेरिएबल के अंदर सारी डोमेन वैल्यूज़ जो हैं वो रिमूव हो चुकी हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है, तो वो बैक ट्रैक करके आता है और एट द एंड जब वो करते करते पूरा ट्री को ट्रैवर्स करता है तो उसे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पाता। इससे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग नोशन जो है वो के कंसिस्टेंसी का है, यानी आर कंसिस्टेंसी जो जस्ट 2 नोड्स के दरमियान जो है वो इसको इन्फोर्स करती है। लेकिन अगर हमने इससे बियॉन्ड जाना हो तो फिर हम इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नोशन के कंसिस्टेंसी का यूज़ करते हैं। की कंसिस्टेंसी को अगर हम देखें तो अगर हम वन कंसिस्टेंट कहें, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है और हमने उसी को कंसिस्टेंट बनाना है, तो डेफिनेटली हम उसके अंदर कोई ना कोई एक वैल्यू जो है वो असाइन कर देंगे। उसकी डोमेन में मौजूद अगर 3 कलर हैं RGB, हम उसमें से एक कलर असाइन कर देंगे और ये यूनिटी कंस्ट्रेंट फुलफिल हो जाएगा। इसका दूसरा नाम वन कंसिस्टेंसी भी है। आर कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम 2 कंसिस्टेंसी भी है, यानी हमारे पास पेयर में दो हमारे पास नोड्स हैं और उनके दरमियान एक आर्क ड्रा हो रही है, तो हम इस पूरी जो हमारे 2 नोड्स हैं इनको हम कंसिस्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से कि अगर हमारी टेल के अंदर हमें कोई असाइनमेंट कर दें तो हमारा जो हेड है उसके अंदर कोई ऐसी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होती है कि हम उसको भी जो है वो ऐसा कलर दे के इस पूरे इन दोनों नोड्स की जो आर्क है इसको कंसिस्टेंट बना देते हैं। अब आते हैं हम के कंसिस्टेंसी की तरफ। अब हम इसके अंदर कोई से के नोड्स लेंगे और हम ये कहेंगे, अब ये जैसे इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास 4 नोड्स हैं, तो हमने इनमें से इन 3 यानी k-1 इन 3 नोड्स के अंदर कंसिस्टेंसी को हमने जो है वो इन्फोर्स कर लिया हुआ है। अब हम इन 3 से आगे इस 4th वन नोड के ऊपर भी जो है हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं।
यानी के कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन ये है कि आपके पास के नोड्स हों तो उनके दरमियान जितनी भी आर्क्स हैं, चाहे वो 2 आर्क्स हैं, चाहे वो 2 नोड्स के दरमियान है या 3 नोड्स के दरमियान है या 4 नोड्स के दरमियान है या k-1 नोड्स के दरमियान है, वो सारी की सारी कंसिस्टेंट हों तो हम अपने उससे एक अगला नोड यानी kth नोड के ऊपर भी हम इसको ले जा सकते हैं, यानी उस k नोड को भी हम एक तरह से अपने उस सेट में शामिल कर सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट हो चुका है ऑलरेडी। आल्दो कि ये काफ़ी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव काम है, क्योंकि आर कंसिस्टेंसी के अंदर हमने देखा कि जब जस्ट 2 नोड्स थे तो हमें बार बार मल्टीपल टाइम्स वो आर्क्स दोबारा देखनी पड़ रही थी। जैसे किसी एक नोड में से हम कोई वैल्यू डिलीट करते थे उसकी डोमेन में से, हमें उसके नेबर से सारी आर्क्स दोबारा से ड्रा करके देखनी पड़ रही थी। तो अब हम के कंसिस्टेंसी के अंदर हम k-1 नोड्स को किसी तरह से हम देख लेते हैं कि वो सारे के सारे नोड्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, यानी उन सबको हम कुछ इस तरह से वैल्यू असाइन करते चले आ रहे हैं उनकी डोमेन्स के अंदर कि उनके दरमियान कोई ना कोई ऐसा पाथ लाजमी एग्जिस्ट करता है कि वो सारी की सारी कंसिस्टेंट हो जाती हैं। तो जब हमारे पास k-1 जो नोड्स हैं वो अगर कंसिस्टेंट हैं और एक सेट के अंदर हैं तो हम उनसे एक्सटेंड करते हुए एक और नोड यानी kth नोड की तरफ भी हम एक आर्क ड्रा करके उसको भी सेट का मेंबर बना सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ये सारे के सारे ये तीनों नोड जो हैं ये कंसिस्टेंट हो चुके हैं तो हम इस चौथे की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस कंडीशन को। तो ये एक्चुअली हमारी के कंसिस्टेंसी जो है वो बन जाती है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव एल्गोरिथम है और इनफैक्ट इसको हम इतना एफिशिएंटली सॉल्व भी नहीं कर सकते। यानी अगर आपको ये सॉल्व करना पड़ जाए कि आपने जब नोड्स की तादाद बढ़ जाए, तो अभी तो आप आर कंसिस्टेंसी के अंदर जस्ट 2 नोड्स को कंसिडर कर रहे थे कि पहले टेल में कोई वैल्यू असाइन कर रहे थे और उसके करस्पॉन्डिंग हेड में वैल्यू हमारे पास आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों नोड्स जो हैं कंसिस्टेंट हैं। अब अगर आपके पास 30 नोड्स हैं तो आप पहले कोशिश करेंगे कि पहले 2 नोड्स को कंसिस्टेंट बनाएं, फिर एक तीसरे को साथ मिला के कंसिस्टेंट बना लें, फिर चौथे को मिलाएं, और इस तरह से एक्चुअली एक पाथ बनाते चले जा रहे हैं। तो अगर आपके पास 29 नोड्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हो चुके हैं तो के कंसिस्टेंसी जो हमें मैथमेटिकली ये गारंटी कर देती है कि हमारा 38 नोड जो है वो भी हम उसको कोई ना कोई कलर सेफ असाइन कर सकते हैं, जिसकी मदद से ये 30 के 30 कलर जो हैं या 30 के 30 नोड्स जो हैं ये हमारे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो के कंसिस्टेंसी इस तरह के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर टू नोड्स, 3 नोड्स, 4 नोड्स, 5 नोड्स, इवन 29 नोड्स और इससे भी ज़्यादा के नोड्स को भी हम आपस में वैलिड वैल्यू दे सकते हैं। के कंसिस्टेंसी के अंदर भी एक और स्ट्रॉन्ग नोशन है जिसको हम स्ट्रॉन्ग के कंसिस्टेंसी कहते हैं। ये इस चीज़ को इन्फोर्स करता है कि अगर हमारे के नोड्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, यानी हमारे पास उन सब की डोमेन्स में कोई ऐसी कलर की ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम अगर पहले नोड को कलर असाइन करें तो हम दूसरे नोड को कोई ऐसा कलर असाइन करेंगे जो कि हमारे पिछले नोड से कन्फ्लिक्ट में नहीं है, फिर हम तीसरे नोड को कोई ऐसा कलर असाइन करेंगे जो कि उन पिछले दोनों नोड से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, फिर इसी तरह चलते चलते हम अप टू kth नोड तक चले जाते हैं। स्ट्रॉन्ग की कंसिस्टेंसी के अंदर हम ये भी फर्दर हम जो है वो सेटिस्फाई करते हैं कि वो 1 कंसिस्टेंट भी हैं, 2 कंसिस्टेंट भी हैं, 3 कंसिस्टेंट भी हैं, 4 कंसिस्टेंट भी हैं, अप टू k-1 कंसिस्टेंट भी हैं। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एक तरह का जो है ये प्रूफ बन जाता है, और हमारे पास कोई एल्गोरिथम नहीं है जो कि हमें ये स्ट्रॉन्ग की कंसिस्टेंसी को एफिशिएंट टाइम के अंदर हमें जो है वो गारंटी करके दे। अगर हमारे पास फ्यूचर में कोई ऐसा एल्गोरिथम आ जाता है तो हम जस्ट स्ट्रॉन्ग की कंसिस्टेंसी को अगर फॉलो कर लें तो हम सारे के सारे अपने CSP प्रॉब्लम्स को इन पोलिनोमियल टाइम सॉल्व कर सकते हैं। और इससे हम स्ट्रॉन्ग के कंसिस्टेंसी हमें एक और जो फैसिलिटेट करती है कि अगर हम किसी तरह से अपने सारे नोड्स को स्ट्रॉन्गली के कंसिस्टेंट बना लें तो हमें बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी हमने ऑलरेडी अपना एक ऐसा पाथ जो है वो ढूंढ लिया होगा जिसकी मदद से हम अपने गोल तक जा सकते हैं और हमें बार बार वापस आके दूसरी ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों है? आप फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ढेर सारे स्टार्ट में वेरिएबल हैं, आप उनमें से किसी एक वेरिएबल को चूज़ कर लेते हैं। अब आप जो 2 कंसिस्टेंसी है यानी आर्क कंसिस्टेंसी का एल्गोरिथम है वो चला के ये वेरीफाई कर लेते हैं कि आपके पास कोई से 2 नोड्स जो हैं वो आपस में कंसिस्टेंट हैं। यानी हम किसी एक की टेल में अगर कोई वैल्यू असाइन करें तो उसके हेड में भी कोई ऑप्शन मौजूद है जो कि उस आर्क को या उस असाइनमेंट को कंसिस्टेंट बना देती है। अब हम तीसरे नोड को जो है वो अब हम तीसरे वेरिएबल को लेंगे और अब हम चेक करेंगे क्या वो पिछले 2 वेरिएबल जिनको भी हम कंसिस्टेंट कह के आए हैं
क्या उनके साथ भी कंसिस्टेंट हो जाएगा अगर हम तीसरे की मॉडिफिकेशन करें कि हमारे पास पहले नोड के अंदर भी कुछ कलर मौजूद हैं, दूसरे नोड के अंदर भी मौजूद हैं, तीसरे के अंदर भी कुछ ऐसे कलर मौजूद हैं कि हम इनको असाइन करें तो हमारे ये तीनों के तीनों नोड्स कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इसी तरह से फिर हम अपना चौथा वेरिएबल चूज़ करेंगे, उसको कोई कलर असाइन करेंगे, फिर पाँचवां, फिर छठा, फिर सातवां। इस तरह से हम अपने केथ जो हमारा नोड है, के कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक जनरलाइजेशन के लिए हम के वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो केथ नोड जो है हम उसको भी अपने उस सेट के अंदर यूज़ करके कह सकते हैं कि ये पूरी के पूरी एक तरह की चेन बना रहे हैं और वो चेन पूरी की पूरी कंसिस्टेंट है। तो अब जब हम वापस देखेंगे, जब ये हमारा स्ट्रांगली के कंसिस्टेंट हमारा ये पाथ डिस्कवर हो चुका होगा, तो वो 1 कंसिस्टेंट भी होगा, 2 कंसिस्टेंट भी होगा, 3 कंसिस्टेंट भी होगा और अप टू के -1 कंसिस्टेंट भी होगा। अब अगर आप देखें तो इसके इन जितने भी हमने कंसिस्टेंसी के लेवल बताए हैं उनके अंदर अगर हम 1 कंसिस्टेंट कहें तो वो हमारा यूनिटरी कंस्ट्रेंट एक तरह का बन जाता है। 2 कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो आर कंसिस्टेंट है। 3 कंसिस्टेंट, जब हम के की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 नोड हो हमारे पास, तो हम उसको पाथ कंसिस्टेंट कह देते हैं। और चलते चलते अगर हम अपने सारे नोड्स को कंसिस्टेंट कह दें जो कि n कंसिस्टेंट है, तो फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारा एक तरह का मैथमेटिकल हमें गारंटी मिल जाती है कि अब हमारे पास डेफिनेटली कोई ना कोई जो गोल है वो हमारे पास अचीव हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि हमारे पास इस n कंसिस्टेंसी का कोई एल्गोरिथम मौजूद नहीं, यानी जब हमारे पास k की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमारे पास जो कंसिस्टेंसी का चेक है वही इतना टाइम ले लेता है कि हमारे पास फर्दर कोई और काम जो है वो हम नहीं कर सकते। एक और टेक्निक है जो कि CSP प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प देती है कि अगर हमारा कंस्ट्रेंट ग्राफ बनाएं हम और उसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाए, तो हम स्ट्रक्चर की यहाँ तो हम बिल्कुल सेंटर से उसको शुरू हो जाएं, उसको कोई जो सर्च करना, फिल्टर करना, या हमारा जितने भी टेक्निक्स हम देख चुके हैं उनको अप्लाई करके हम अपना सोल्यूशन ढूंढ लें, या हम उस स्ट्रक्चर को बिल्कुल साइड से किसी जगह से पकड़ के हम वहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर हमें डेफिनेटली गाइड कर देता है कि हमने कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। अब अगर हम उसी मैप कलरिंग प्रॉब्लम की एग्जांपल देखें तो हमने कंस्ट्रेंट ग्राफ बनाया है ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी स्टेट्स हैं, और ये जो हमारे एजेस हैं ये हमारे वो कंस्ट्रेंट्स को जाहिर कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो आपको एक वाज़े जो स्ट्रक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली SA जो है ये इन बाकी सब के साथ कनेक्टेड है। तो हमने सबसे पहले इस तरह के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है। हमारा कोई भी जो ग्राफ होगा उसके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे ज़रूर होंगे जो कि हो सकता है इंडिपेंडेंट के तौर पे, हम इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम के तौर पे इनको सॉल्व कर सकें। जैसे ये तस्मानिया है, इसको हम कोई भी कलर दे सकते हैं, ये एक्चुअली खुद अपने आप में एक प्रॉब्लम है। यानी ये पूरे का पूरा जो हमारा ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है वो एक प्रॉब्लम है, अगर हम उसको ब्रेक करें तो उसमें हमें एक सब प्रॉब्लम जो है वो अलग से आइडेंटिफाई होगी। अब हम अपने ये जो हमारा हाईली कनेक्टेड ग्राफ है हम इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास सब प्रॉब्लम आ जाएं, हम उनको अलग अलग सॉल्व कर लें, तो डेफिनेटली हम जो है पूरे CSP प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे हमारे पास हर CSP का इस जो ग्राफ है वो हम उसको अंदर ये चीज़ एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। चंद एक प्रॉब्लम्स के अंदर हम ये टेक्निक जो है स्ट्रक्चर वाली वो लगा सकते हैं। इस टेक्निक का फ़ायदा ये होगा कि हम अपने इस कंस्ट्रेंट ग्राफ को अगर ब्रेक करके C पार्ट्स में बना लें तो अब हम काफ़ी लीनियर टाइम के अंदर ही हम जो है वो अपना सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं अगर वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे CSP जो हैं वो ट्री स्ट्रक्चर अगर किसी तरह से हों या उन्हें बना दिया जाए तो फिर हम उनको बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हमारे ग्राफ के अंदर लूप्स मौजूद नहीं हैं तो फिर डेफिनेटली हम उसको ट्री स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो ट्री स्ट्रक्चर होगा तो हमारा जो हमारा ये CSP प्रॉब्लम है ये बड़ा एफिशिएंटली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको लास्ट याद हो कि हम पहले काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी के एल्गोरिथम देख के आए हैं जो कि आमतौर पे n³ और d² होते थे, अब हम ऐसे एल्गोरिथम को देख रहे हैं जो कि जस्ट लीनियर इन टाइम है। तो हम इनको अगर ट्री की स्ट्रक्चर का हमारा CSP ग्राफ बन जाए तो हम उसको ट्री के एल्गोरिथम की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये ट्री स्ट्रक्चर CSP को हम सॉल्व किस तरह से करते हैं, वो एल्गोरिथम क्या है। तो हम हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कि कोई इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद है। ये हमारा एक कंस्ट्रेंट ग्राफ है कि इसके अंदर A B से कनेक्टेड है, C भी B से कनेक्टेड है, B उसके बाद D से कनेक्ट है, फिर D E और F से कनेक्ट है। अब हम इनमें से कोई एक नोड जो है उसको रूट कंसीडर करते हैं और फिर हम उसको रूट को पकड़ के
इस पूरे के पूरे ट्री को एक तरह का लीनियर कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मैथ की इक्वेशंस को प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम उनको एक स्ट्रेट लाइन में लिख देते हैं और पेरेंथेसिस की मदद से हम ऑर्डर को इन्फोर्स कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास ये 2D के अंदर हमारा एक ग्राफ है यहाँ, जो कि अब हमारा ट्री बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर लूप्स नहीं है तो हम इसको ट्री कह सकते हैं। तो अब अगर हम अपने इस ग्राफ के अंदर इस ए नोड को रूट कंसिडर करें और हम इसको एक तरह का लीनियर करने की कोशिश करें, तो फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। यानी ए को हमने रूट नोड माना और बाकी सारों को हमने एक लाइन में कर दिया। ए से बी को हमने आर्क ड्रा की कि वो बी से कनेक्ट है, बी से सी को कनेक्ट की, अब उसके बाद बी से ही डी को कनेक्ट किया, फिर डी से ई को कनेक्ट किया और डी से ही हमने एफ को कनेक्ट करके हमने एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने इसको जो अपने जो ट्री था उसको हमने एक स्ट्रेट लाइन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। और आर्क्स जो हैं वो हमने ड्रा बिल्कुल वैसे ही किए जैसे उनके अंदर ट्री के अंदर मौजूद है। अब हमने साथ ये देख लेना है कि उनकी डोमेन्स क्या क्या हैं। फ़र्ज़ कर लें कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और फिल्टरिंग करने के बाद और फॉरवर्ड प्रोपिगेशन करने के बाद हमारे पास जो डोमेन्स हैं वो रिड्यूस हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर ए के पास जो डोमेन्स हैं हम उनको ए बी सी डी ई एफ के पास जो डोमेन्स हैं हम उनको इनके नीचे जो है वो एक कॉलम की शक्ल में, हर नोड के नीचे एक कॉलम की शक्ल में ड्रा कर देते हैं। जैसे ए के पास अगर फ़र्ज़ कर लें कि अभी जो है वो पॉसिबली 2 कलर्स डोमेन में मौजूद हैं, बी के पास भी 2 हैं, सी के पास 1 है, और इसी तरह से ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे नोड्स हैं इनके नीचे हमने कॉलम्स में उनकी डोमेन्स लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे एफ से ए की तरफ, यानी हम रिवर्स पाथ, एक रिवर्स जो हमारा है वो हम पाथ लेंगे और हम इनके ऊपर हम आर्क कंसिस्टेंसी वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। यानी हमने बैकवर्ड आना है, एफ से हमने बैकवर्ड आना है ए की तरफ, और जितने भी आर्क्स हैं इन सब को हमने कंसिस्टेंट बनाना है। कंसिस्टेंट बनाने से मुराद ये है कि हमने इनकी डोमेन्स को कुछ इस अंदाज से रिड्यूस करना है कि ये जो पूरे का पूरा पाथ है ये कंसिस्टेंट हो जाए। तो अगर आपको याद हो कि आर्क कंसिस्टेंसी क्या करती है कि वो कोई भी जो दो नोड्स के दरमियान आर्क है उनकी टेल पे कोई कलर असाइन करती है और उसके हेड में जाके जो है वो देखती है कि क्या उसका कोई इफेक्ट तो नहीं होगा। अगर इफेक्ट होगा तो उस टेल में से हम उसकी डोमेन में से वो चीज़ उड़ा देते हैं। अब अगर आप देखें कि हमारे पास ये एफ और डी से एफ को एक आर्क जा रहा है, अगर हम इधर इन तीनों कलर्स में से रेड को असाइन करें डी को, तो क्या ये आर्क कंसिस्टेंट है? जी हाँ, एफ के पास ब्लू कलर है, वो उसको ब्लू असाइन करके कंसिस्टेंसी को जो है वो मेंटेन रख सकता है। अगर हम ग्रीन कलर लें तो फिर भी ये ब्लू कलर असाइन करके अपने आप को कंसिस्टेंट बना सकता है। लेकिन अगर हम डी को ब्लू कलर असाइन कर दें तो फिर यहाँ पे हमारा वो एक तरह का फेलियर आ जाएगा कि ब्लू और ब्लू जो हैं ये एक कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। तो फिर हमें यहाँ से इस डी में से ब्लू को रिमूव करना है। तो हमने डी की डोमेन जो है उसको रिड्यूस करके अपना डी से एफ वाले आर्क को हमने कंसिस्टेंट बना दिया है। अब डी से ई को भी देखते हैं कि क्या ये कंसिस्टेंट है। तो अगर डी रेड असाइन करे तो उसके पास ग्रीन और ब्लू की ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर वो यहाँ ग्रीन चूज़ करे तो उसके पास स्टिल दूसरी ब्लू की ऑप्शन मौजूद है, तो वो ये आर्क ऑलरेडी कंसिस्टेंट है। अब हम एक आर्क और पीछे आते हैं, हम बी से डी की तरफ आर्क देखते हैं कि क्या ये आर्क हमारी कंसिस्टेंट है, क्योंकि हमने कहा था कि हम बैकवर्ड आएंगे। तो अगर बी के हम ग्रीन कलर असाइन कर दें तो डी के पास रेड कलर मौजूद है, वो इजीली इसको अब कंसिस्टेंट बना सकता है। और अगर हम बी को ब्लू कर दें तो डी के पास जो है वो 2 कलर की ऑप्शन मौजूद है, वो डेफिनेटली इसको वो कंसिस्टेंट बना सकता है। तो ऑलरेडी आर कंसिस्टेंट है, हम कोई भी डोमेन मॉडिफाई नहीं करेंगे। अब बी से सी की तरफ आते हैं कि अगर हम बी को ब्लू कलर असाइन कर दें तो सी के पास ग्रीन की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर हम बी को भी ग्रीन असाइन कर दें तो फिर हमारा ये दोनों एडजेसेंट नोड्स जो हैं ये सेम कलर पे आ जाएंगे, जो कि कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देंगे। तो अब हमें अपनी इस बी की डोमेन को जो है वो मॉडिफाई इस तरह से करना पड़ेगा कि हमें इस ग्रीन कलर को रिमूव करना है। तो अब हमने बी की डोमेन को जो है वो उसमें से हमने वो एक कलर जो है वो ग्रीन कलर हमने उसको रिमूव कर दिया। अब हम आते हैं बी से सी की तरफ। तो बी जो है वो उसके पास जस्ट ब्लू कलर है और सी के पास जस्ट ग्रीन कलर है, तो ये डेफिनेटली ये आर्क कंसिस्टेंट है बी से सी की तरफ। अब हम आते हैं ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ अगर हम ए को रेड कलर असाइन करें तो हेड में हमारे पास ब्लू कलर मौजूद है जो कि इस आर्क को कंसिस्टेंट बना सकता है।
लेकिन अगर हम ए को भी ब्लू कलर असाइन कर दें तो फिर हमारा जो बी के साथ है वो हमारी आर्क कंसिस्टेंट नहीं रहेगी। तो अब हमें इस ए की डोमेन में से इस ब्लू कलर को रिमूव करना है ताकि ये आर्क कंसिस्टेंट बन जाए। तो अब हमने ए को भी जो है वो ए से बी आर्क को भी कंसिस्टेंट बना दिया है। अब इस एल्गोरिथम के अंदर हमने एफ से ए की तरफ बैकवर्ड पास आते हुए हमने आर कंसिस्टेंसी का एल्गोरिथम चला के इन सारी आर्स को कंसिस्टेंट बना दिया। अब हम ए से एफ की तरफ जाते हुए इनको कलर असाइन करते चले जाएंगे, यानी अब हम फॉरवर्ड चलेंगे और कलर असाइन करते चले जाएंगे जो कि उनकी डोमेन के अंदर जो है इन आर्क्स को कंसिस्टेंट बना रहे हैं। अब ए के पास और कोई चॉइस नहीं है तो वो अपने आप को रेड कलर असाइन करेगा, बी के पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो अपने आप को ब्लू कलर असाइन करेगा, सी के पास ग्रीन ऑप्शन मौजूद है, वो ग्रीन ही लेगा। अब बी से डी की तरफ आएँ तो अब उसके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, तो वो या तो रेड ले सकता है या ग्रीन ले सकता है। फ़र्ज़ कर लें वो ग्रीन ले रहा है, तो अब हम फ़र्ज़ करें वो ये ग्रीन कलर जो है वो चूज़ कर लेता है। अब अगर आप डी से ई की तरफ आएँ, डी से ई की तरफ आएँ तो अब उसके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं कि क्या वो अपने आप को ग्रीन कलर असाइन करे या ब्लू असाइन करे। तो डी से ई जो है वो चूँकि कंसिस्टेंट है तो वो जो ई नोड है वो अपना ग्रीन की बजाय ब्लू कलर चूज़ करके इस आर को कंसिस्टेंट बना देता है। और उसके बाद एफ के पास जस्ट एक ही कलर है तो वो ब्लू कलर को अपने आप को असाइन कर ले। तो अब इस तरह से हम अपने ट्री स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करते हुए एक बैकवर्ड पास करके आर्क्स को कंसिस्टेंट बनाते हैं और फिर एक फॉरवर्ड पास करते हुए कलर्स को असाइन कर देते हैं और हम अपने सोल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। अब अगर रन टाइम की बात करें तो ये बिग O ऑफ एन डी स्केयर लेता है, यानी एन क्योंकि वो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास के लिए वो लीनियरली मूव कर रहा है तो इसलिए वो एन टाइम्स उसका, और डी स्केयर इसलिए कि उसने अपनी इन डोमेन्स के अंदर बारी बारी तमाम कलर्स को चेक करना है। जब वो कंसिस्टेंट बना रहा है तो उसको एक बार सबको देखना पड़ता है, तो इसलिए वो डी स्केयर जो है वो इसका डोमेन्स के अंदर जो उसको चेक करना पड़ता है उस वैसे ही डी स्केयर की टर्म आ जाती है। तो अब हमने देखा कि हम अपने ट्री स्ट्रक्चर अगर हमारा ट्री स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम बड़ी आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये एल्गोरिथम क्यों वैलिड है, कि अगर एक पास हमने बैकवर्ड किया फिर हमने फॉरवर्ड पास किया तो ये किस तरह से हमें इंश्योर करता है कि हम एक्चुअली अपने सोल्यूशन तक पहुँच गए। तो ये एल्गोरिथम क्लेम ये करता है कि अगर हम बैकवर्ड पास कर लें तो रूट से लेके लीफ तक तमाम नोड्स जो हैं वो कंसिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी हमने भी एग्जांपल भी देखी कि हमने सारी डोमेन्स को हमने मॉडिफाई करके उनको कंसिस्टेंट बना दिया। और ये जो हमारा प्रूफ है वो ये कहता है कि जितनी भी हमने आर्क्स ड्रा किए हैं उन सब के अंदर कोई ना कोई चीज़ रिड्यूस कर दिया ताकि वो जो है वो आर्क कंसिस्टेंट बन जाए। फिर उसके बाद दूसरा क्लेम ये एल्गोरिथम करता है कि अगर हमारा रूट से लेके लीफ तक तमाम आर्क्स कंसिस्टेंट हैं तो फिर हमारी फॉरवर्ड असाइनमेंट जो है वो बैक ट्रैक नहीं करेगी। अब ये प्रूफ ये क्लेम इसका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग क्लेम है कि अगर आप तमाम आर्क्स को कंसिस्टेंट बना चुके हैं तो आपको बैक ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अंदर एक तरह का वो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो आ जाता है कि अगर हमने अपनी तमाम बैकवर्ड पास करते हुए इन तमाम आर्क्स को कंसिस्टेंट बना दिया तो फॉरवर्ड पास करते हुए हमें किसी भी बैक ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी बैक ट्रैकिंग से मुराद ये है कि हमारे पास अगर कहीं कलर की गलत चॉइस होगी तो हमें पीछे बार बार आके काफ़ी पीछे आके हमें दोबारा से चीज़ों को असाइन करना पड़ता है। तो इस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये चीज़ जो है वो इंश्योर कर लिया है कि अब हमें बैक ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये एल्गोरिथम आमतौर पे कंस्ट्रेंट ग्राफ ऐसे जिनके अंदर साइकिल्स मौजूद हों, यानी हमारे पास कहीं साइकिल आ जाए इस नोड्स के अंदर, वहाँ पे ये काम नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि अगर फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ सी से एफ़ की तरफ एक आर्क ड्रा करते हैं, सी से एफ़ की तरफ हमने आर्क ड्रा कर दी, सी से एफ़ की तरफ हमने आर्क ड्रा किया है तो मैंने एक तरह का साइकिल इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मसला ये है कि हो सकता है कि ये आर्क भी कंसिस्टेंट बना दे आर्क कंसिस्टेंसी का एल्गोरिथम, लेकिन सी और यहाँ पे जो हमारा ये एफ़ है इन दोनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, वो हो सकता है डिफरेंट बेस पे इनको कंसिस्टेंट बना रहा हो। तो ये एकदम वहाँ पे हमें फिर ये गारंटीज इंश्योर नहीं करता जो कि हमने इन दो क्लेम्स की हैं, तो वो दोनों क्लेम्स वहाँ ब्रेक हो सकते हैं।
अब देखते हैं कि हम अपनी स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे एल्गोरिथम के अंदर एक ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल ही साइकिल है, तो हम उसको कैसे कुछ मॉडिफाई इस तरह से करें, कुछ ऐसे उसके सब प्रॉब्लम्स बनाएं कि वो जो है वो ट्री प्रॉब्लम बन जाए। तो अब आप देखें कि हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये एक्चुअली एक तरह का जो है वो, अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमें अगर ये किसी तरह से एस ए वाला नोड जो है ये अगर हम रिमूव कर दें तो बाकी हमारे सारे जो नोड्स हैं वो मिलके एक ट्री की जो शेप है वो बना देते हैं। तो इस तरह का जो हमारा एल्गोरिथम है जो कि हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो कट सेट कंडीशनिंग कहलाता है। अब कंडीशनिंग से क्या मुराद है कि आप किसी एक वेरिएबल को जो कि काफ़ी सब ढेर सारी चीज़ों से कनेक्टेड है, आप उसको कोई एक वैल्यू असाइन करें और उसके जितने भी नेबर्स हैं उनको वो वैल्यू जो है वो आगे प्रोपेगेट कर दें कि वो अपनी डोमेन्स को मॉडिफाई कर लें। यानी इधर हमने येलो असाइन किया तो ये बाकी सारे नोड जो कनेक्टेड हैं वो अपनी येलो जो वैल्यू है उसको रिमूव कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम अपने इस पूरे जो सब प्रॉब्लम हमारा अलग से बन गया, हम इसको एक ट्री के तौर पे, हम अभी जो ट्री का एल्गोरिथम देख के आए हैं उसकी मदद से हम एक बैकवर्ड पास करके आएंगे, उसको कंसिस्टेंट बनाएंगे और फिर फॉरवर्ड पास में कलर असाइन करके हम इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये जो कट सेट कंडीशनिंग का एल्गोरिथम है ये एक्चुअली हमें ट्री, जो हमारा ट्री वाला एल्गोरिथम है उसको इस्तेमाल करने में हेल्प करता है। अब देखिए हमारे पास, हम कट सेट कंडीशनिंग के एल्गोरिथम को लगा कर देखते हैं कि हमारे पास इनिशियली ये कंस्ट्रेंट ग्राफ है और हमने ऐसे को चूज़ किया है कि हम इसको सी मानते हैं। कट सेट कंडीशनिंग के अंदर एक सी पैरामीटर है जिसके अंदर हम डिफाइन बताते हैं कि कौन सा हम नोड जो है उसको सिलेक्ट कर रहे हैं कट के लिए करने के लिए। तो हमने ऐसे को सिलेक्ट किया। अब हमने ऐसे को जितने भी पॉसिबल डोमेन्स इसकी थी, रेड, ग्रीन और ब्लू, वो तीनों कलर असाइन कर दिए। जो भी इसकी डोमेन में कलर है हमने उनको वो तीनों को अलग अलग असाइन करके देखा है कि हो सकता है इनमें से कोई एक हमें गोल की तरफ ले जाए, कोई एक कलरिंग स्कीम। फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको रिमूव करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग हमारे पास ट्री जो जनरेट होगा उस ट्री को हम ट्री स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व करके हम इस पूरे प्रॉब्लम को एक्चुअली टैकल कर चुके होंगे। तो हमारा एट द एंड ये जो हमारे जितने भी ऑप्शन पॉसिबल कन्फिग्रेशन उनमें से किसी एक कन्फिग्रेशन के अंदर हमारा सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब आप अगर थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पास करके और इस कंस्ट्रेंट ग्राफ को देखें तो आप इनमें से कौन से ऐसे नोड्स हैं जिनको आप रिमूव करेंगे तो आपका ये ट्री बन जाएगा। यानी आप कट सेट बताएं इनमें से मिनिमम कितने नोड्स और कौन से वाले नोड्स जो हैं उनको आप अगर यहाँ से रिमूव कर दें तो फिर आपकी रिमेनिंग सारे नोड्स जो हैं वो ट्री बन जाएंगे। तो अगर आपने सोचा हो कि ए और बी ऐसे नोड्स हैं जो कि बाकी सब से कनेक्ट हैं, तो अगर हम इन ए और बी को कट सेट के तौर पे इन दोनों को कोई एक वैल्यू असाइन करके हम यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग जितने भी नोड्स हैं वो सारे एक ट्री की शक्ल बना देंगे, उनके अंदर कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो उनको हम फिर अपने उस ट्री स्ट्रक्चर वाले एल्गोरिथम की मदद से एक बैकवर्ड पास और फिर एक फॉरवर्ड पास की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एल्गोरिथम जो है वो भी इसी तरह प्रॉब्लम को सब डिवाइड करने के ऊपर काम करता है जिसको ट्री डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब ये काम किस तरह से करता है कि ये इस पूरे के पूरे ग्राफ को इस तरह से ब्रेक करेगा कि जो उसके अंदर हो सकते हैं इंडिपेंडेंट हमें कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे ये एक ट्राइंगल इन 3 नोड्स की है, फिर ये इन 3 नोड्स की है, फिर ये इन 3 नोड्स की है और ये इन 3 नोड्स की है, कि ये इस तरह के छोटे ऐसे ग्राफ सब ग्राफ्स को आइडेंटिफाई करता है कि अगर हम उनको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लें तो तब भी हम अपनी इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये तरीका हर CSP के लिए जो है वो यूजेबल नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसको कर सकें तो फिर हमारा जो ये काफ़ी कम टाइम के अंदर ये टेक्निक जो है वो हमें आंसर दे सकती है। तो इसके अंदर हमने देखें कि इसमें से हमने WA, NT और SA इन 3 को आइडेंटिफाई किया और इनके ऊपर कॉन्स्ट्रेंट जो हैं वो हमने लिख दिए हैं, फिर दूसरे नोड्स को 3 को, फिर आगे। अब इसके अंदर आप देखिए कि हमारे जो ओवरलैपिंग नोड्स हैं, जैसे यहाँ पे NT और यहाँ पे NT, इधर Q और इधर Q, इधर NSW और इधर NSW, अब हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इनकी वैल्यू भी जो है वो सेम हो, ताकि ये प्रॉब्लम ना बन जाए कि इनकी वैल्यू हम बार बार अलग अलग सब प्रॉब्लम्स के अंदर ले रहे हैं। तो ये चूँकि एट द एंड हमने ओवरलैप करने हैं तो फिर इनके अंदर हम यही कंस्ट्रेंट लगाएंगे कि इनके कलर सेम होंगे। अब देखें कि हमने इन 3 को मेगा वेरिएबल 1 का नाम दिया है और इसके अंदर सारी कंडीशंस कर देंगे। अगर हम किसी तरह इनको सॉल्व कर लें, फिर M2 को सॉल्व कर लें, फिर इस तरह बाकी सबको सॉल्व करके आपस में इनको किसी कंस्ट्रेंट की वजह से जोड़ दें, तो फिर यानी जो शेयर्ड वेरिएबल है उनकी वैल्यूज़ को हम सेम कर दें, तो एक्चुअली हम अपनी इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होंगे।
अभी तक हम जितने भी एल्गोरिथम देख चुके हैं वो सारे के सारे एज ए सर्च के तौर पे देख रहे थे। सर्च स्पेस के अंदर हम डीपली जा के हम देख रहे थे कि कौन सा हमारा पाथ जो है वो हमें जो है वो गोल की तरफ लेके जा रहा है। तो CSP प्रॉब्लम्स को अभी तक हम सर्चिंग के ही पर्सपेक्टिव से देख के आ रहे थे। अब एक बिल्कुल दूसरी टेक्निक है जिसको हम आइटरेटिव इम्प्रूवमेंट कहते हैं, और ये उनकी निस्बत अगर तो ये कामयाब हो जाए तो ये हमें बहुत जल्दी आंसर दे देती है। ये टेक्निक एक तरह की लोकल सर्च मेथड्स में आ जाती है कि इसके अंदर हम बहुत कोई लंबी चौड़ी जो मेमोरी है वो नहीं रखते, जस्ट हम डिसीजन करते हैं और उसके बाद हम उस पूरी मेमोरी को जो है वो एक तरह का रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम नया डिसीजन लेते हैं और पिछली सारी मेमोरी को हम भूलते चले जाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले सारी असाइनमेंट्स को कम्प्लीटली दे देते हैं, यानी हम पूरे मैप को हर किसी रीजन को कोई ना कोई कलर दे देते हैं, और उसके बाद फिर हम चेक करते हैं कि जो कन्फ्लिक्टिंग हमारे ऐसी स्टेट्स हैं जिनको कन्फ्लिक्टिंग कलर असाइन हो गया, हम उनको 1 बाय 1 रिमूव करते हैं। अभी तक हम जितने मेथड देख चुके हैं वो सारे के सारे पार्शियल असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि कुछ रीजन्स को कलर हो गया और कुछ रहते हैं और हम उनके अंदर कंसिस्टेंसी चेक करके फिर बाद में हम उनको कलर असाइन करते हैं। लेकिन ये जो आइटरेटिव एल्गोरिथम है CSP का, ये एक्चुअली तमाम वेरिएबल्स को एक बार वैल्यू असाइन करता है और फिर उसके बाद 1 बाय 1 उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है। यानी कि उनके मुकाबले में उल्टा चल रहा है कि ये सारों को पहले असाइन करेगा और फिर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए कोशिश करेगा कि हमें सोल्यूशन मिल जाए। अब जैसे कोई से 2 नोड्स हैं, उसने इन दोनों को सेम कलर असाइन कर दिया, अभी हालांकि इसने कंस्ट्रेंट चेक नहीं किया, अभी इसने अपनी कोई मेमोरी नहीं रखी हुई, इसने जस्ट कलर्स को असाइन किया, फिर से पता चला कि इसने कलर गलत असाइन किया, तो ये इसने उनमें से किसी एक का रंग चेंज कर दिया। तो ये सिंपल इसका, यानी कि अपने एक बार असाइनमेंट करेगा, फिर चेक करेगा कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ आ रही हैं और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो कम करने की कोशिश करेगा। और इसका एल्गोरिथम कुछ इस तरह से है कि जब तक आपने सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर लिया, आप रैंडमली किसी एक वेरिएबल को चूज़ करें और मिन कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूरिस्टिक को यूज़ करें। अब ये ह्यूरिस्टिक क्या है? ये एक्चुअली ये ह्यूरिस्टिक है कि आप ऐसे नोड्स को आइडेंटिफाई करें कि अगर आप उन कोई से 2 नोड्स को आपने कलर चेंज किया है तो इसका जो इफेक्ट यानी जो उनका कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो ये उसको कम कर दे। इसको हम अभी एक एग्जांपल की मदद से भी देखेंगे कि ये एक्चुअली एक तरह की हिल क्लाइंबिंग ही है कि जिसके अंदर हम हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वायलेटेड कंस्ट्रेंट्स हैं हम उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस दौरान हम एक ऐसी वैल्यू चूज़ करते हैं इस एल्गोरिथम के दौरान, इस मीन कॉन्फ्लिक्ट ह्यूरिस्टिक के अंदर, कि जो हमारे कम से कम कंस्ट्रेंट्स को वायलेट करे। यानी अगर हमारे पास एक वही अगर मैप कलरिंग प्रॉब्लम है तो उसको हमने सारे के सारे 6 की 6 स्टेट्स को कलर एक बार रैंडमली असाइन कर दिया, फिर हम उसमें से देखेंगे कोई सी ऐसी 2 स्टेट्स उठाएंगे कि जिनको अगर हम कलर चेंज करें तो इनका इफेक्ट बाकी स्टेट्स के ऊपर कम से कम आए। हम एन क्वीन प्रॉब्लम्स को काफ़ी मरतबा देख चुके हैं, तो अगर हम इनको इस आइटरेटिव एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से होगा कि स्टार्ट में जो क्वींस हैं, अगर ये 4 क्वींस हैं और 4x4 के बोर्ड पे पड़ी हैं, तो स्टार्ट में ये एक दूसरे को अटैकिंग पोजीशन में, हम रैंडमली इनमें से कोई एक क्वीन उठाएंगे और उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ इस पोजीशन पर मौजूद क्वीन की पोजीशन चेंज की, फिर उसके बाद हमने इस पूरे बोर्ड में से एक और क्वीन आइडेंटिफाई की और हमने उसकी पोजीशन भी चेंज कर दी। अब जैसे हमने यहाँ पर जो क्वीन मौजूद है उसको हमने इसकी पोजीशन चेंज की है, तो एक्चुअली हमारी अभी चारों की चारों क्वीन जो हैं वो अपने जो है वो सोल्यूशन पे पहुँच चुकी हैं। तो अब हमने इस मिन कॉन्फ्लिक्ट ह्यूरिस्टिक को यूज़ किया है कि क्वीन को ऐसी बोर्ड पोजीशन पे मूव करें जहाँ पे वो कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो रही हो। जैसे अब हम अगर इस क्वीन को इस जगह पे मूव करते हैं तो ये वाला बोर्ड एक्चुअली बाकी किसी भी क्वीन के जो है वो एम पे नहीं है, किसी के निशाने पे नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हमने इस क्वीन को चूज़ करना है तो अगर हम इसको यहाँ पर ले आते तो ये इस क्वीन के ऊपर के निशाने पे ही रहता, इधर ले आते तो फिर ये दोबारा इसी क्वीन के कॉलम के अंदर निशाने पे आ जाता। तो उसकी बजाय हमने इसको सिंपल इस निचले वाले बॉक्स में मूव किया तो वहाँ पे इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिली, तो इसने यानी एक्चुअली मिन कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन सेलेक्ट करके जो है वहाँ पे मूव हो गया। तो ये जो ये वाला एल्गोरिथम है, अगर तो सोल्यूशन मिल जाए तो ये बहुत ज़्यादा फास्टर है बाकी तमाम टेक्निक से। तो एक्चुअली ये हमें मेथड जो है ये बहुत जल्दी जो है वो सोल्यूशन जो है उसको फाइंड करके दे देगा। लेकिन वंस अगेन हो सकता है ये फेल हो जाए, लेकिन ये एल्गोरिथम बाकी तमाम से यूनिक इस लिहाज से है कि ये रैंडमली किसी एक को चूज़ करेगा और इस ऐसी बोर्ड पोजीशन पे ले जाएगा जहाँ पे वो किसी के निशाने पे ना आ रही हो। अब अगर हम इस पूरे टॉपिक की समरी को देखें तो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स एक्चुअली एक तरह के सर्च प्रॉब्लम ही हैं। इनके अंदर जो स्टेट्स हैं वो पार्शियल असाइनमेंट्स हैं, यानी हम कुछ जगहों पे कुछ वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन की होंगी और कुछ को हमने असाइन नहीं की होंगी, और हम गोल टेस्ट करेंगे
तो वो कंस्ट्रेंट की मदद से करेंगे कि अगर हमारे कंस्ट्रेंट सारे सेटिस्फाई हैं तो हम गोल स्टेट पे पहुंच चुके हैं। और बेसिक स्ट्रेटजी हमने शुरू हुए थे बैक ट्रैकिंग से, और उसके अंदर हमने ऑर्डरिंग, फिल्टरिंग और स्ट्रक्चर की टेक्निक्स को देखा, तो हमने कहा कि ये उस हिस्से को काफ़ी इंप्रूव कर देती हैं। बैक ट्रैकिंग को ही फर्दर पावरफुल टेक्निक्स में चेंज कर दिया हमने। और एक अभी हमने जो इन सबसे हट के एल्गोरिथम देखा वो आइटरेटिव मिन कॉन्फ्लिक्ट का था। तो प्रैक्टिस में आमतौर पे हम यही देखते हैं कि हम पहले रैंडम इनिशियलाइजेशन सारों की कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम वन बाय वन अपने कन्फ्लिक्टिंग वेरिएबल्स को चूज़ करके उनकी डोमेन में से वैल्यू चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या बाकियों पे इनका कोई फ़र्क पड़ा है। फिर इसी तरह कोई रैंडमली कोई और वेरिएबल उठा के, पेयर ऑफ वेरिएबल उठा के उनको चेंज करते हैं, फिर किसी और पेयर ऑफ, और हम आमतौर पे जो है वो काफ़ी जल्दी जो है सोल्यूशन तक पहुँच जाते हैं। तो आमतौर पे जब स्केजुलिंग की जा रही होती है कि किसी एक क्लासरूम या किसी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल बनाया जा रहा होता है, तो फिर उसमें भी यही किया जाता है कि पहले रैंडमली सबको कोई ना कोई रूम असाइन किया जाता है, उसके बाद फिर वन बाय वन जो है वो पेयर्स के अंदर रैंडमली उठाया जाता है और उनकी वैल्यू को स्विच करते हैं, स्वैप करते हैं और मॉडिफाई करते हैं उनकी डोमेन्स को, ताकि जो है वो टाइम टेबल पूरा कॉन्फ्लिक्ट फ्री बन जाए। ये था हमारा कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स का टॉपिक। हम इसकी इन टेक्निक्स के ऊपर कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन को भी देख के इनको हम फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे।